हर इंसान उम्र और लिंग भेद से परे जाकर पाउडर, क्रीम व अन्य श्रृंगार सामग्री का उपयोग कर खुद को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है। मेकअप अक्सर आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास या विशिष्ट लुक बनाने के लिए किया जाता है। फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता व अभिनेत्रियां अभिनय करते समय निभाए जा रहे किरदार के योग्य खुद को बदलने के लिए मेकअप का प्रयोग करते हैं। एक कलाकार को उसके द्वारा निभाए जा रहे किरदार के अनुरूप मेकअप कर लुक देने का काम करने वालों को बॉलीवुड में मेकअप मैन कहा जाता है, या पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें मेकअप मैन ही कहा जाता है। पहले केवल निर्माता अपनी फिल्म के सेट पर मेकअप मैन रखता था, वही मेकअप मैन फिल्म से जुड़े हर कलाकार का उसके किरदार के अनुरूप मेकअप किया करता था। फिर धीरे धीरे हर कलाकार ने स्वयं अपने लिए निजी स्तर पर मेकअप मैन की सेवाएं लेनी शुरू कर दी। अब तो लगभग हर कलाकार के पास अपना मेकअप मैन होता ही है। आज हम आप सभी को बॉलीवुड में पिछले 50 वर्षों से मेकअप मैन के रूप में कार्यरत मेकअप आर्टिस्ट सईद मुशर्रफ से मिलवाने जा रहे हैं। सईद मुशर्रफ संजीव कुमार, रेखा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, के सिंह, प्राण, नीतू सिंह, विजेंद्र घाटगे सहित सैकड़ों कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। वह चोरनी, उमराव जान, रामदिल, याराना, कराला पत्थर सहित 300 से अधिक फिल्मों में भी बतौर मेकअप मैन काम कर चुके हैं। मुजफ्फर अली सहित कई निर्देशकों के साथ सईद मुशर्रफ पिछले 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं। सईद मुशर्रफ नीतू सिंह और विजेंद्र घाटगे के साथ बतौर निजी मेकअप मैन काम करते रहे हैं। आइए जानते हैं कि मुशर्रफ साहब के पास क्या दिलचस्प किस्से हैं, क्या यादें हैं। सैयद मुशर्रफ साहब, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सैयद साहब, मुझे बताएं कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो बम्बई आना क्यों हुआ? क्या सोच के आप बम्बई आए थे, क्या बनने आए थे? देखिए क्या हुआ, ग्वालियर से हम शिफ्ट हो गए थे राजस्थान। अच्छा। कोटा राजस्थान। और वहाँ मैंने 12वीं पास करी। और 12वीं पास करने के बाद हमने सोचा, मेरी उम्र होगी 18-19 साल की। मैंने सोचा चलो बम्बई चले जाए। लोग बोलते तुम बड़े खूबसूरत हो, हीरो भी बन सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लोगों ने इस तरह की बात करी। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि पहले तो इतना वो नहीं था, ठग जैसा भी ठग। तो हम बम्बई आ गए। अब जब बम्बई आए तो यहाँ का माहौल भी और कुछ था। हम क्या सोच के आए थे, और यहाँ वो कुछ हो रहा था। हमने कहा तो बड़ी परेशानी होगी। तो हमारे कुछ लोग थे यहाँ पर, रिश्तेदार थे, उन्होंने हेल्प करी, उनके साथ रहा, बड़ा स्ट्रगल करा, काफ़ी स्ट्रगल करा। लेकिन हम जो चाहते थे ना कि फिल्मों में काम करें, हीरो बन जाए, तो वो जैसा कभी हो ही नहीं पाया। फिर क्या हुआ, एक हमारे जानने वाले थे, तो वो मेकअप आर्टिस्ट से, बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये सब पागल बने, तुम मेरे साथ में आ जाओ और मेरे साथ में तुम असिस्टेंट बन जाओ और मेकअप सीख जाओ। तो उनका नाम था CN रेड्डी, और अच्छे मेकअप मैन थे, काफ़ी नामी मेकअप मैन थे। तो हमने सोचा चलो भाई, मरता क्या नहीं करता, उनके साथ लग गया। और हमने उनके साथ 2-3 साल काम करा। और हमें मेकअप उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बड़े प्यार से सिखाया, अपने बच्चे की तरह। हम अपने मेकअप में परफेक्ट हो गए। हमने कहा यार ये मेकअप का लाइन अच्छी है, इज्जत भी है, पैसा भी है, और हाई भी नहीं। तो मेकअप में क्या क्या चीज़ सिखाई थी, क्या चीज़ थी जो आपको? उन्होंने हमको हर चीज़ सिखाई। मेकअप के अंदर लेडीज़ मेकअप, जेंट्स मेकअप, मतलब हनुमान मेकअप, गेटअप कैसे होता है, क्या होता है, हर चीज़ जो मेकअप की बारीकी है वो सब सिखाई। और उसके बाद में हम करीब परफेक्ट हो गए। आज की तारीख में ये आप किसी को मेकअप सिखाना, कलाकार बनाना चाहें, उसको मेकअप सिखाना, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्या क्या चीज़ सिखाना चाहेंगे, क्या क्या जरूरी है? हम उसको ये करेंगे कि अपना असिस्टेंट बनाएंगे, उससे हम मलमल स्पंज साफ़ करवाएंगे, धुलवाएंगे और सामान साफ़ करवाएंगे। कई दिन तक हम उसको इस तरह से करेंगे। उसके बाद में हम उसको खड़ा करेंगे। हम जब मेकअप करेंगे वो हमारा मेकअप देखेगा। हम उसको बोलेंगे भाई ये सामान दे, वो सामान दे, वो सामान समझेगा। धीरे धीरे फिर हम छोटे आर्टिस्टों का उससे मेकअप करवाएंगे। अगर वो अच्छा होएगा हमारी नज़रों में, कैपेबल होएगा, भाई ये काम कर सकता है, सीख सकता है, तो हम उसको दिल खोल के मेकअप सिखाएंगे। हमने कईयों को सिखाया, मेरे करीब 40 असिस्टेंट है। अच्छा। मैंने सबको सिखाया। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर सका, जो सही काम कर सका, वो सीख पाया, और जो नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक सीरियल बन रही थी
जाने आलम, तो उसमें एक आर्टिस्ट था हबीब करके, हबीब शायद आप जानते हो हबीब। तो उसकी बड़ी मूछें थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, तो अक्सर उसकी मूछ में लगाता था। तो मेरा एक असिस्टेंट आया था, तो मैंने बोला आज मूछ तू लगा दे। तो उसने क्या करा, उस मूछ बड़ी मूछ थी ना, उसकी दाढ़ी लगा दी, मूछ की ऐसी दाढ़ी। हाँ, अब दाढ़ी लगा दी। अब सामवार शॉर्ट रेडी, मतलब अब सब ढूंढ रहे कि यार हबीब भाई कहाँ है, हबीब भाई, क्योंकि हबीब भाई का तो हुलिया चेंज हो गया। हाँ, और हबीब भाई भी इसने वो खामोश रहे, बैठे नहीं कि ये मेरी मूछ है। अब मैं आया, मैंने देखा हबीब भाई ये क्या कर रहा है, भाई आपके असिस्टेंट ने करा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आपने नहीं बोला कि ये मूछ है, मैं क्यों बोलता। हाँ, मैंने कहा हाँ, मुझे बड़ी गजब कर दिया आपने बात। हाँ, मैंने कहा आपने गजब कर दिया। और डायरेक्टर थे मुजफ्फर अली। अच्छा। वो इधर उधर देख रहे, हबीब कहाँ गए, हबीब कहाँ गए। अब मैंने कहा यार अभी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एक तरफ कोने में ले जाकर उनकी दाढ़ी को उसको निकाली, उसको धो के मूछ लगा के फिर उसको। अब वो थे असिस्टेंट, अब बताओ वो क्या कर सकेंगे जिनको मूछ और दाढ़ी में तमीज नहीं। सही बात। मैंने कहा यार ये क्या करा। अब उसी में एक और बड़ा अजीब सा कारनामा हुआ, बड़ी सीरियस थी वो जाने आलम, वो मतलब काफ़ी अभी एक की मैं दाढ़ी लगा रहा। तो मुझे बोला साहब, एक मेरा मतलब असिस्टेंट आया नया, साहब मैं दाढ़ी को 4 टुकड़ों के अंदर काट के भी कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। मैंने कहा भाई तू 4 टुकड़ों में काट के मैं लगाना उसको। अब उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला भाई तू ये दाढ़ी लगा दी, उसने 4 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा पता नहीं क्या उड़ गया। अब उसने लगाया गया तो एक बीच का टुकड़ा गायब। अब क्या हो, अब साहब वो तो सब बड़े परेशान। अब वो मेकअप तो डर गया, बुरी हालत उसकी। वो आर्टिस्ट भी बड़ा, वो बोला तुमने काटी हुई दाढ़ी, दूसरा दादा को बुलाओ। अब मैं कर रहा था मेकअप और का, तो मुझे बुलाया था दादा वो गड़बड़ होगी। मैंने क्या आगे देखा तो बीच की दाढ़ी। नहीं क्या हुआ, साहब आपके असिस्टेंट तो बड़े चालाक बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, उन्होंने दाढ़ी काट के लगा दी। आप कब से लगाते आ रहे हो उन्होंने दाढ़ी। अभी मैंने कहा तूने ये क्या करा। हाँ, अरे दादा ऐसे दादा ऐसा है। मैंने कहा तू अभी से खंड कर यहाँ से। अब सामान तो लेने के देने पड़ेगा कि अब उसकी दाढ़ी कैसे लगाई या पूरी बीच की दाढ़ी का। अब मैंने कहा क्या, अब बेचारू रेड्डी साहब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। तो मैंने केरेपर के बाल होते हैं, केरेपर बाल आती है, वो काट के मैंने वहाँ उसको मिक्स करके उसको लगाए। टाइम लगा के फर्स्ट क्लास उसको कटिंग कर कर आके मैंने सेट पे ले गया। कोई नहीं उसको पहचाना नहीं, कोई इसकी दाढ़ी अलग ये क्या है। वो मैं खाली मैं जान रहा था या वो आर्टिस्ट जान रहा था। आर्टिस्ट बोला यार ये अच्छी लगाई। जब पेकअप हो गया फिर मैंने उसकी दूसरी दाढ़ी बनाई, सेम दाढ़ी। क्यों ऐसे तो कब तक लगाएंगे। सही बात। तो कभी कभी ऐसे भी हादसे होते हैं। और एक हादसा आपको बड़े मज़े का दिखाता हूँ। आउटडोर में हम फिल्म एक मतलब वो कर रहे थे शूटिंग। तो एक आर्टिस्ट थे, सुधीर नाम से शायद उनका, सुधीर था, अभी जिंदा है वो। तो उनकी मूछें थी बड़ी बड़ी, आउटडोर में थे। तो उन्होंने खाना खाया मूछों के साथ ही, और जब चावल वावल लग गए तो उन्होंने मूछ को निकाल के टेबल पर रख दिया। इत्तेफाक कौवा आया, कौवा चोंच में दबा के भाग के ले गया और पेड़ पे जाके बैठ गया। और उन्होंने देखा अरे मूछ मेरी ले गया मूछ। मैंने कहा आपने मूछ क्या रखी थी। अरे कम सब गड़बड़ होगी, मैंने मूछ रखी थी। अब कौवा के चोंच में मूछ और शॉट उनका रेडी होने वाला था। अब साहब कौवा तो क्या करें, सबकी जितनी अकल होती है, कोई गुल्ले मार रहा, मैंने कहा भैया वो उड़ जाएगा। कोई बोला बंदूक मारो। मैंने कहा पागल बनी की बात कर रहा हूँ, गाँव वाले थे आगे तो अपनी अपनी लगा ले। और कौवा चोंच मार मार के उसको फाड़ लिया। और भैया दादा कौवे के साथ करा, कौवा मूछ लेके उड़ गया। और कहाँ गया अल्लाह भाई, हमने गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, अब डॉक्टर बोला साहब अभी मूछ कैसे होगी, इसकी मूछ तो स्पेशल थी या क्या हो गया। मैंने सर मेरी तो गलती है नहीं इसके अंदर, इन लोगों को मूछ मुझे देना सीधा सिर्फ को, आपने मूछ में रख दी। नहीं अब तो मूछ तो अभी तो कंटिन्यूटी मूछ है और ऐसी मूछ हो। मैंने बेहतर परेशान मत हो। तो मैंने जो मैंने सीखा था अपनी अकल से, मैंने मूछ को काट कूट के वैसी करके उनको लगाई। और हाँ सही है मैंने उसको लगाई और शॉर्ट हुआ। उसके बाद में वो कभी मूछ नहीं रखते थे, वो हमेशा निकाल के मुझे दे देते थे। चलिए, आपने मेकअप मैन की क्लास सीख ली, तो पहली बार आपको मौका कहाँ मिला था? किसी कोई फिल्म था या कलाकार था क्या? मैं पंजाबी पिक्चरें बहुत बनती थी यहाँ पर। तो मैंने कई दर्जनों पंजाबी पिक्चरें करी। बग्गा डाकू, बलबीरो बाबू, संतो बंतो, बड़ी बड़ी मैंने फिल्म करी, पंजाबी पिक्चर करी। फिर उसके बाद मेरे को एक हिंदी पिक्चर मेरी बेटी, जिसके डायरेक्टर से जेठ गौतम, उनके डायरेक्टर थे। वो ज़माने की एक हीरोइन थी संगीता नायक करके, वो उसमें हीरोइन थी, मतलब सुधीर पांडे वगैरह थे। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर उसके बाद तो फिल्म मिलती रही। उसके बाद फिर मैं मुजफ्फर अली के साथ जोड़ा। उनके सामने गमन, आगमन, अंजुमन, उमराव जान, अब्बा खातून, और कम से कम मैंने सब 15 सीरियल करी। उनकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यारी दोस्ती है। इस तरह से बहुत सी फिल्में करता रहा। फिर उसके बाद मैं नीतू सिंह को ज्वाइन करा, उनके साथ पर्सनल मेकअप में बना। उनके साथ बहुत अच्छा मेरा वो रहा टाइम।
उनके साथ करीब मैंने 40-50 पिक्चर करी। मतलब बन्नी ट्रेन, काला पत्थर, चोरनी, चोरों की बारात, याराना, युवराज, करीब मैंने 40-50 पिक्चर उनके साथ करी। और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम निकाला और बहुत नेक औरत थी, बहुत दिल की अच्छी थी। अगर कभी हमसे गलती भी हो जाती थी ना, तो वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। मतलब एकदम उसको वो कर देती थी जैसे उनको पता ही नहीं, देखा ही नहीं। कई बार हमसे ऐसी होगी, उनका कोई सामान उन्होंने हमको दिया, हमसे खो गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई हम वो सामान हमारा कहाँ है, किधर दो, क्या नहीं दो, ये कैसे। एक बार उनकी चेन थी सोने की और उसमें लॉकेट था कैसा, उन्होंने उतार के मेरे को दे दी कि ये लो। वो मैंने ले ली, वो पता नहीं कैसे गिर गई मेरे से वो। आपने मुजफ्फर अली के साथ कई सीरियल किए। हाँ, कई फिल्में करी हैं। हाँ, कई फिल्में भी की। हाँ। मुजफ्फर अली से आपका ये संबंध इतना अच्छा क्यों था? क्या वजह थी? दोनों एक दूसरे को क्या समझते थे? क्या था कि जब हमने उनके साथ पहली फिल्म करी गमन, मतलब के आगमन, तब से हमारे ताल्लुकात उनके अच्छे बन गए। उन्होंने देखा ये मैं अपने काम में परफेक्ट था, ना मेरे में कोई शराबी कोई ऐसी कोई ऐब नहीं है, कभी मैंने कोई शराब जुआ ऐसी कोई ऐब ही नहीं है मेरे अंदर। आज 50 साल हो गए, तो उनके मेरे संबंध एक भाईचारे से हो गए थे। तो वो कुछ भी काम करते थे मुझे ज़रूर बुलाते थे। अंजुमन, आगमन, और मतलब कि ये अब्बा खातून बहुत बड़ी फिल्म थी। जूनी एक फिल्म थी उनकी, उसमें भी मैंने काम करा। गाँव जाने में मैंने उनके साथ काम करा। और कम से कम उनकी मैंने 12 सीरियल, बड़ी सीरियल करी 12। और आज भी कुछ भी काम करते हैं वो मेरे को फ़ोन करते हैं, अगर मैं जा सकता हूँ तो जाता हूँ, नहीं जाता तो मना करते हैं। तो जब आपने उनके साथ पहली बार काम किया था आगमन में, उस सेट पे ऐसा कोई घटना घटी थी जिसने मुजफ्फर अली प्रभावित हुए? हाँ, उसकी एक घटना घटी थी कि उनको अचानक मौलवी बनाना था, मौलवी। और मुझे बोले यार वो दाढ़ी है, पहले उन्होंने बताया नहीं था मेरे को कि भी दाढ़ी लेके चलना है, क्योंकि जब पहले जाने से सब बताते ना क्या चीज़ चाहिए गेटअप, उन्होंने बताया नहीं था। मैंने कहा आपने बताया नहीं, बोला नहीं लगाना, ठीक है। तो मैंने किरेप होता है ना, किरेप समझते हैं आप लोग? किरेप एक बाल आते हैं हम लोग अपने पास, मतलब बाल लगते हैं बड़े बड़े, तो वो मैंने किरेप के काट के वो मौलवी की दाढ़ी लगाई। तो बोले यार परफेक्ट लगे तुमने, तो बगैर दाढ़ी हुए मैंने उसको उनकी दाढ़ी लगा दी थी। अच्छा। तो उससे मतलब वो इम्प्रेस हो, बोला कि नहीं यार तुम तो हर काम में माहिर हो। तो उसकी वजह से हमारी उनकी ताल्लुकात अच्छे हो गए, काफ़ी अच्छे हैं और आज भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और कभी भी कुछ वो काम करते हैं ना तो मुझे ज़रूर वो खबर करते हैं, बुलाते हैं। उन्हीं कम से कम मैंने 5-6 पिक्चरें करी और 12-15 सीरियल करे मैंने, बड़े सीरियल करे, समझे का सीरियल करे। मतलब कि ये उनके सीरियल बहुत आए, मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ उनका। एक बहुत बड़ा सीरियल था उनका जाने आलम, वो काफ़ी चला, वाजिली शादी पर था वो। आपने मुजफ्फर अली के साथ जो ऐतिहासिक सीरियल भी किए, हाँ। और उसमें जो ऐतिहासिक कैरेक्टर्स होते, चाहे वाजिद अली साहब हों या XYZ जो भी हैं, उनके लिए मेकअप के लिए अलग तरह का काम करना होता है। क्या आप कोई रिसर्च करते थे या क्या होता था फिर? नहीं, वो क्या होता था कि हमको वो स्केच बना के दे देते थे कि भाई ये गेटअप है इसका, और उस गेटअप के हिसाब से हम उसकी तैयारी करते थे कि भाई ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसी बिग होगी, ऐसी मूँछ होगी। तो हम वो मूँछ और दाढ़ी बनवाते थे सेम, फिर उसका हम फोटो शूट करते थे कि साहब देखिए सही है। वो देखते थे, अगर उनको कुछ पसंद नहीं आता, नहीं है ऐसे नहीं, हमें ऐसा चाहिए, तो उसको फिर हम चेंज करते थे। जब वो परफेक्ट हो जाती थी फिर हम उसके आगे उसका काम करते थे। तो जितने कैरेक्टर्स आपने किए मुजफ्फर अली की सीरियलों के, कौन सा कैरेक्टर था जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी या ज़्यादा कठिनाइयाँ आई? उनका एक यूनुस परवेज का एक कैरेक्टर था देव का, वो गंजे बने थे, काले बने थे, ज़रा उसमें थोड़ी मेरे को परेशानी आई, क्योंकि वो एकदम वो कैरेक्टर आया, अचानक आया और अचानक बोले वो। मतलब ये हिंदुस्तान में शूटिंग हो रही थी, मैं शेयर लगा हुआ था कि यार यूनुस परवेज आए, इनको अपन को ना जिन्नात बनाना, जिन्नात मतलब क्यों बनाना। मैंने कहा क्या कैसे बनाना? तो उन्होंने फट ऐसे करके इसके ऐसे बनाना। मैंने कहा ना तो मेरे पास इसकी दाढ़ी है, ना मेरे पास इसकी विग है, ना मूँछ है। हाँ, बोला नहीं यार वो आज शूटिंग तो आज ही करना है, तो ये जो आर्टिस्ट से बड़े का वो चले जाएंगे, दूसरा कुछ करना है। तो साहब मैंने अपनी आखिर से अपनी मेहनत से वो सब कैरेक्टर का जो बना के किया। अच्छा। तो यूनुस परवेज भी बहुत खुश हुआ, बोला कि यार अच्छा बनाया तुमने यार। मैंने कहा ये अभी बनाया गया, पहले कोई खबर नहीं थी मेरे को आपकी। तो ऐसे भी हादसे होते हैं। मुजफ्फर अली की सबसे बहुत फेमस फिल्म है उमराव जान, जिसमें रेखा भी थी, और उस फिल्म के डांस को लेकर कहते हैं लोग कि रेखा ने जो डांस किया था वो आज तक संजय लीला बंसाली भी अपनी फिल्मों में नहीं करा पाए। तो जो रेखा का मेकअप हो रहा था वो किस ढंग से कर रहे थे, उसमें क्या मुजफ्फर अली ने निर्देश दिए थे और क्या आपने अपनी तरफ से जोड़ा था?
उसमें उनका भी था, मैं मेकअप मैन, पर्सनल मेकअप में भी था। अच्छा। उन्होंने एक स्केच बना के दिया था कि मेरी उम्र जान ये है, ये कपड़े हैं, ये उसके चेहरा है, ये उसके बाल हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उन्होंने सबने मेकअप करा। उन्होंने परफेक्ट देखा। दो तीन बार तो उन्होंने फेल कर दिया था मेकअप। सबकी कोशिश भी कामयाब गई हम लोगों की। और मेकअप मैन भी थे, बोला नहीं ये नहीं चाहिए हमको मुसरत यार ये। तो फिर उन्होंने इसके फिर उसमें करा, तो फिर उनको परफेक्ट हुआ। और वो ऐसा मेकअप और ऐसा डांस आज तक शायद किसी पिक्चर में नहीं करा। वो एक यादगार पिक्चर थी मुजफ्फर अली की, जिसमें उनको काफ़ी मतलब अवार्ड मिला था, क्या था कि एक करेक्टर था उसके अंदर उनका हबाब का बनाया था। तो वो भी मतलब अचानक लिखा और बोले यार इसको अपन को नवाब बनाना है, फारूक शेख का बाप, और इनके लिए अपन को ये मूछ चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैंने कहा ये बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ मतलब अचानक आ जाती है। लेकिन वो सब हम लोगों ने उसका अरेंज करा और सब करके करा। अब फिल्म में तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हर चीज़ मतलब अचानक ही आ जाती है, तो ये करो। अब मेकअप मैन वही जो सबको सही कर सके। और बहुत से होते हैं हाथ खड़े कर देते हैं, साहब मेरे है नहीं, आपने पहले बोला नहीं, हमने तो लाया नहीं, मैं क्या करूँ। तो वो क्या टाइम ख़राब होता है। वो काम तो होता है उनका कि आज के बाद कल परसों होता है, लेकिन मेकअप मैन वही है जो हर चीज़ को संभाल सके और कर सके, वही उसकी कला है। तो फिर कला ही क्या, अगर वो पूरे सामने मुझसे ये नहीं होएगा तो कोई बात ही नहीं होती है। सही बात। कला वही होती है कि जो डायरेक्टर बोलता है उसको आप करो। हाँ मैं ये जानता हूँ उसके अंदर तकलीफ होती है कि अरे भाई अचानक कैसे ये सब हो जाएगा, क्या होएगा। ऐसी एक मैं आपको बात सुना, तो एक वो बंदे थी मतलब रुस्तम सोराब। तो सोराब जो बाप बना था ना उसको रुस्तम, तो उनकी दाढ़ी थी बड़ी, तो हमने उनकी दाढ़ी मतलब बनाई। अब एन टाइम पे वो आर्टिस्ट को बोलता है मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, ये मेरे को ना ये जो नेट है ना उससे मतलब एलर्जी होती है। अब बोलो शो तैयार है, शो था बहुत बड़ा वो, और वो भी मतलब टाटा में हो रहा था, टाटा में पब्लिक तो हम पूरी भरी हुई। और डायरेक्टर उसका बेचारा बड़ा परेशान, बोला यार ये दाढ़ी नहीं लगा रहा उसको। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने तो उसको बोला मैं दाढ़ी बाल की लगाऊंगा, बाल होती है 53 की दाढ़ी लगाऊंगा। मैंने कहा ये बड़ी प्रॉब्लम कर दूँ। और शो होने में 20 मिनट बाकी बस, वो पहली एंट्री उनकी थी। मैंने कहा सर, वो नहीं माने, वो बड़ी जिद्दी थे, बोले मैं छोड़ के चले जाऊँगा। अब वहाँ छोड़ के जाना इतना बड़ा रशी। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया, बाल काटे, बाल लगाए। मैंने एक ही दो बाल उनके लगाए, पूरी दाढ़ी जैसी थी ना वो स्केच थी वैसी दाढ़ी लगाई। बोला हाँ ये सही है, फर्स्ट क्लास है। अब मेरे को ये नेट नहीं काटी, नेट होती ना, वो गए मतलब घंटी बजी और वो एंट्री कर गए। बोला वो डायरेक्टर बोला साहब यार भैया आपने लाज रखी, तो आज तो बहुत जूते पड़ते थे, जब सोराब नहीं आता था क्या होता था। हाँ वो तो ऐसे मतलब हादसे होते हैं। और मेकअप मैन को हर चीज़ के अंदर प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर वो मेकअप मैन मतलब अपने डायरेक्टर जो बोलता है उसकी बात सुनो, मानो, उसका जो वो चाहता है वो करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर क्या कि मेकअप मैन। सही बात है। नहीं लेकिन क्या होता है ना, डायरेक्टर को भी चाहिए कि पहले से सब बता के रखे, लेकिन कभी कभी चांस ऐसे हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाता है बेचारा। मतलब एंड टाइम पर उसको पता चलता है अगर ये करना है और ऐसा होना है, ये करना है, ये हो जाता है। तो आपको लगता है कि डायरेक्टर को चाहिए कि फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट अपने मेकअप मैन को दे, जैसे वो मेकअप मैन पढ़ के समझ सके ना। वो देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है ना, कोई चेंजिंग भी हो जाता है इन टाइम पे, तो आपको पता है ना फिल्म लाइन में कभी कोई चेंजिंग भी हो जाता है। तब जब कोई चेंजिंग हो जाता है ना तो बड़ी वो हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब जैसे एक वो की फिल्म थी हमें कमाल के। अब उसके अंदर विजय रेड्डी साहब के डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को समझा दिया था। रात का वक्त था और वो उसका वो पहली एंट्री थी उसकी। मुझे बोले नहीं यार इसको तो गंजा बनाओ। अब बोलो गंजे की दिव्य गाती है, रात का वक्त था। मैंने कहा साहब आपने मरवा दिया, अब गंजा इसको बनाओ। बोला हाँ मुझे गंजा बनाना है। मैंने कहा आपने कर तो बोला नहीं मेरे को। बोले यार अब कुछ भी करो मुझे यार, प्लीज़ यार। विजय रेड्डी बड़ा डायरेक्टर था। बोला मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। उन्होंने मेरे को पानी भी चढ़ा दिया। हाँ मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। हाँ फिर मैंने मलमल को धो के उसको चिपका के उस पर मेकअप करके पॉलिश करके वो गंजा बनाया। बोला हाँ यार ये चाहता था। मेरे साथ हमेशा ऐसा मत चाहो आप, नहीं तो कभी मेरे को परेशानी जाएगी और फिर आप मतलब मैं कुछ आपको बोल नहीं पाता हूँ। बोला नहीं यार हर मेकअप मैन में कोई खूबी होती है और मुझे बड़ा प्यार करते थे बहुत। बोला तुम मतलब कोई तुम्हारे सेट पे कोई चिल्लाते नहीं, आर्टिस्ट ना कोई डायरेक्टर चिल्लाते नहीं, मेकअप कुछ तुम सब संभाल लो तो अपने आप। अच्छा मेरी ये खूबी आज तक जितनी फिल्म करी मैंने 250-300 कोई सेट पे नहीं चिल्लाया आज तक, कोई आर्टिस्ट या कुछ भी नहीं चिल्लाया।
और मैं एक किस्सा सुनाऊँ आपको, बड़ा हाँ। बड़ा ही मजे का। एक फिल्म बनी थी रहम दिल, उसके जो डायरेक्टर थे रघुनाथ झालानी, उसमें से संजीव कुमार। और संजीव कुमार बड़े नेक, बड़े अच्छे इंसान थे। उनकी पतली मूंछ थी, बड़ी पतली मूंछ थी। तो वो क्या करते थे कि सेट के ऊपर मैं उनको संभालता था, नहीं देखो तो मुझको डाला मूंछ, तो मैं मूंछ में गम लगा के आईना पकड़ता था, वो ऐसा करके लगा, ठीक है दादा ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बंगले में शूटिंग कर रहा था, अंधेरा था, बोला दादा मूंछ, तो मैंने उल्टी मूंछ पे गम लगा दिया, बालों पे गम लगा दिया। हाँ, गम लगा के कुछ उनको दे दिया। उन्होंने बोले बेटा तुमने तो उल्टी मूंछ पे गम लगा दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको धो जल्दी धो। अगर और कोई आर्टिस्ट हो आज का तो हंगामा कर डालता था। सही बात है। हाँ, मैंने और क्या गलती हो जाती है, गलती जो उन्होंने बोलो संजीव कुमार जी को बोले बेटा जो काम करता है गलती उसी से होती है, जो काम नहीं करेगा गलती उससे कहाँ से होगी। मैंने फट से उसको धो के तो, और रघुनाथ जी क्या हुआ भाई मूंछ क्यों नहीं लगाई, बोले हाँ लगा रहे हैं, चल जाओ साफ कर रहे हैं। और वो भी बड़ा था डायरेक्टर रघुनाथ झालानी, लेकिन संजीव कुमार की वो मानना बड़ी, उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि क्या हो गया है। बोले फट से मैंने इस करके लगाई, उन्होंने लगाई। मैंने सोच अरे नहीं बेटा जो काम करता है उससे गलती होती है, हमसे भी गलती होती है। ये उनकी बात आज तक मुझे याद है, और अभी ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं मिलेगा साहब। सही बात। अगर कोई गलती हो जाएगी ना वो हमारी बैंड बजा देगा, हमको बोलेगा बाहर निकाल दो उसको। साहब ये क्या, संजीव कुमार सर और कोई घटना याद है आपको? संजीव कुमार साहब की ये घटना तो बहुत अजय, वो लेकिन बहुत दिल के आदमी अच्छे थे वो, मतलब यूनिट के साथ ना मोहब्बत से प्यार से रहते थे ना, उनको अपना समझते थे। उनकी कोई बात कुछ भी हो जाए तो ये नहीं चाहते कि उजागर करूँगे, सब दबा के रखते थे, प्यार से रखते थे। और आर्टिस्ट ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो प्यार से रखते हैं, दबा के रखते हैं। वो आर्टिस्ट नहीं होते कि मतलब चिल्ला पगारी करें। आजकल के आर्टिस्ट क्या है ना, अगर गलती हमसे हो जाए ना तो तूफान खड़ा कर देंगे। मेकअप मैंने क्या रखा, आपने ऐसा मेकअप, मैंने उसने ऐसा कर दिया, ये मेकअप कर दिया। पहले ऐसा नहीं करते थे आर्टिस्ट। अगर कभी मेकअप 19-20 भी खराब हो जाते थे ना तो कुछ नहीं बोलते थे, दादा तेरा मेकअप देखो कोई खराब तो नहीं है, मैं देख खराब। उनको पता है कि कुछ मेकअप में गड़बड़ है यार, लेकिन ये नहीं बोलते क्या मेकअप करा क्यों, नहीं दादा कुछ मेकअप में देख लीजिए, हम देखते नहीं दादा इसमें, हम उसको सही करते थे बोले। पहले ये आर्टिस्ट होते थे, पर आज भी आर्टिस्ट हैं अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि पहले के आर्टिस्ट में बहुत अच्छी तारीफ थी। आज के आर्टिस्ट क्या है ना, तो क्या मेकअप नहीं आता, कैसा मेकअप करा, ये कर, ऐसे चलना पकड़ी खड़ी होता है। आपको नहीं लगता कि पहले के जो कलाकार थे वो कला को महत्व देते थे, उनके लिए समय और रोल करके भागने की जल्दी नहीं हुआ करती थी? नहीं बिल्कुल नहीं क्या इस वजह से सारा व्यवहार बदल गया? हाँ, व्यवहार इसीलिए सब बदल गया। पहले वो कला को महत्व देते थे और अपने काम को एक तरह से वो पूजा मानते थे, इबादत मानते थे, ऐसा काम करते थे। जब तक काम खत्म नहीं हो जाए तो कुछ नहीं। और आजकल तो वो बड़ा भागने वाली बात वो नहीं, आ गए तो पूजा की तरह काम करेंगे, इबादत की तरह काम करेंगे, जैसे कोई इबादत कर रहे हैं ऐसे काम होता था। अभी वो बात नहीं है, मैंने देखी। पहले काम इबादत की तरह करते थे, एक मोहब्बत और प्यार की तरह करते थे, अभी वो बात है। पहले जितने बड़े आर्टिस्ट मैंने काम करा सबके साथ, अपने प्रेमनाथ, विनोद खन्ना, ये सब, मतलब ऐसा लगता था कि ये नमाज पढ़ने कोई मंदिर में पूजा करने आया, ये मेरे को ऐसा लगता था। कि मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि हाँ यार चलो हाँ क्या ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्यार से समझना, काम करना, उसका कोई आर्गूमेंट नहीं करना, कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं करना, जो बोला डायरेक्टर को करने का, और ईमानदारी से काम करना। और पहले के आर्टिस्ट तो बहुत ईमानदार, दिल के अच्छे, अभी भी आर्टिस्ट अच्छी है दिल के, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन पहले की कला को पूछते थे वो, अभी वो पूछना मुझे लगता है बंसा हो गया है। अब वो पैसा कमाना मेन मकसद हो गया। हाँ पहले, हाँ अभी पैसा कमाना हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले काम होता था, अगर पैसा ना भी मिले तब भी इतना हायर नहीं करते थे, और पहले पैसा भी इतना कम मिलता था। सही, मतलब हम जब करते थे ना तो 200-300 रुपये पर डे मिलते थे, आज 20,000-50,000 रुपये पर डे मिलता है। जो पर्सनल मेकअप है, हम किसी सिंगर के साथ पर्सनल मेकअप मिलता था 200 रुपये पर डे मिलते। और विजेंद्र घाट के साथ भी हमने मेकअप मैंने करी 4 साल, उसके साथ भी 200 मिलता था। आज उन्हीं के साथ 10-20,000 रुपये पर डे मिलता है। अभी ना पैसे को महत्व हो गया, ये पहले काम को मिलता। पहले लोग 200 रुपये पाके भी बड़े खुश होते थे, वो काम बड़ी ईमानदारी से करते थे, और आज तो 50,000 रुपये पाके भी लोग खुश नहीं होंगे। चलिए हम आपको एक बार फिर से पीछे ले जाते हैं। आपने उमराव डॉग रेखा के मेकअप किया, रेखा का अपना पर्सनल मेकअप मैन हुआ करता, इसके बावजूद उस वक्त की कोई घटनाएं याद हैं आपको? रेखा से कोई आपकी बातचीत हुई होगी? हाँ नहीं, बातचीत तो काफ़ी होती थी। एक घटना याद है कि वो मुजफ्फर साहब बोले कि नहीं यार ये आर्टिफिशियल नहीं पहनाऊंगा मैं, उसके गहने थे ना उसके सब ओरिजिनल थे। तो मुजफ्फर साहब अपने ख़ानदानी गहने लाए थे, सब हीरे जवाहरात के, सब अंगूठी, उन्होंने ओरिजिनल पे पहनाए थे उसको।
और जब वो ओरिजिनल बनाते थे और जब उतारते थे वो सब मेरे हाथ में रहते थे, कभी इसको संभाल कर रखो, रोड के बाद फिर देता। इतने कीमती उनके गहने होते थे, मतलब हीरे जवाहरात के, बड़े आदमी, वो तो नवाब है ना वो। तो वो मेरे को आज तक याद है कि वो मतलब आए सेठ पे मेरे को दे दिया, भाई मैं सब रहता हूँ। कोई कभी भी ये नहीं सोचा भी कितने में कहाँ गया, न गिनाया, सब बराबर। वो सारे उन्होंने गहने बनाए थे, ओरिजिनल बनाए थे। अच्छा, रेखा जी क्या कहती थी, उनके क्या विचार थे? नहीं, रेखा जी के विचार तो ये थे कि भैया कि बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, वो मेरे को इससे काफ़ी बड़ा वो मिलेगा, कुछ ना कुछ इससे मेरे को कामयाबी मिलेगी, बड़ी मिलेगी। और वो फिल्म अच्छी बनी, नो डाउट। मतलब एक वो अमर फिल्म है उनकी। सही बात। एक मतलब मुजफ्फर साहब की पहचान है उमराव। ऐसे तो बहुत सी गमन आगमन वगैरह, हब्बा खातून, बहुत फिल्में करी, हाँ। लेकिन वो उनकी पहचान। और वो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत क्रिएटिव, मतलब हिस्ट्रिकल फिल्म उनसे अच्छे कोई नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। सही बात। उनकी सोच, उनका विचार, और बड़े शांत आदमी है वो, इतने शांत है ना। आज मैंने उनके साथ कम से कम 40 साल से जुड़ा हूँ, 40-45 साल जुड़ा हूँ, कभी मैंने उनको गुस्से होते नहीं देखा, और ना कभी हाय हाय करते देखा, अरे भाई शार्ट क्यों नहीं हुआ, मतलब सब तैयार हैं, बैठे हुए हैं, हाँ भाई तैयार हो छोड़ने के, अरे साहब अभी मैं कुछ आदमी आ रहे हैं, मेकअप बाकी, अच्छा ठीक है। ये तो कैसे चिल्ला था, अभी तो क्यों मेकअप हुआ, क्यों हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए। जब सब आ गए, हाँ भाई आ गए, चलो शूटिंग करें शुरू, हाँ साहब। और आजकल के तो कपड़े फाड़ डालेंगे। फिर आपने पर्सनल मेकअप मैन के रूप में काम करना कब से शुरू किया और क्यों किया था? जब आप पर्सनल मेकअप में इत्तेफाकन मेरे को नीतू जी मिल गए और मैंने देखा कि बहुत अच्छी औरत है, तो मैंने उनके साथ काम करा। और उनके साथ तो बहुत ही, मतलब वो दिन ऐसे ही गुजारे कि वो याद आते हैं। इतने अच्छे काम उनके, काफ़ी पिक्चरें करी, आउटडोर दिन घूमा, लेकिन उन्होंने कभी तो ना कोई तू बोला, ना कभी बदतमीजी करी, सबसे बड़ी उनकी खासियत ये। और ऐसा रखती थी बिल्कुल अपने भाई की तरह, साथ खाना खाना, साथ बैठना, साथ उठना, ऐसा कुछ नहीं था मेकअप में, और कुछ नहीं, साथ लेके गाड़ी में जाना, अच्छा साथ छोड़ना मेरे को। पर उनके साथ तो जो मैंने इज्जत और मोहब्बत पाई है वो साथ, और आज भी बेचारी मेरे को बहुत मोहब्बत करती है, हमारी बातचीत होती रहती है, बर्थडे पे जाता हूँ, शुरू करता हूँ, बहुत नेक हो रहा है। नीतू सिंह के साथ कितने साल काम किया आपने, कौन सी फिल्में की? वो तो गिनती तो मैं गिना नहीं सकता, 5-6 साल काम करा। अब जैसे मैंने उनके साथ चोरनी, काला पत्थर, बर्निंग ट्रेन, युवराज, धन दौलत, दुनिया मेरी जेब में, तमाम तरह की इस तरह की पिक्चरें करी। लेकिन काला पत्थर का मेकअप बहुत अलग था, चोरने का मेकअप बहुत अलग था। क्या आप एज ए मेकअप मैन क्या क्या अंतर था आपके अनुसार? उसमें तो क्या था, उसमें एक तरह से गांव वाली दूसरा काला पत्थर, उसमें काला मेकअप था, और ये चोरनी के अंदर एक आम मेकअप था, तो एक तरह से चोरनी टाइप थी वो, आम मेकअप था। और काला पत्थर में गांव का जो, गांव में जो खानों में काम करते हैं ना, उस टाइप का काला था। उसका सभी का मेकअप काला था, शायद आपने देखा होगा, क्योंकि जो आदमी खानों में काम करता है ना, वो काला ना होते भी कालों से सुबह सब लग जाती है। तो हमने खानों में काम करा, तो पूना के अंदर भी सेट लगाया, खानों में भी काम करा, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी मैंने, बर्निंग ट्रेन भी अच्छी बनाई थी, और ये काला पत्थर भी अच्छी, दोनों पिक्चर एक साथ ही बन रही थी। अच्छा। काला पत्थर बर्निंग ट्रेन, ये एक थी मतलब नीरज चोपड़ा की, और एक थी बिहार चोपड़ा की। तो हम लोग ना दिन में शूटिंग करते थे काला पत्थर की, और शाम की फ्लाइट पकड़ के जाते थे दिल्ली, वहाँ करते थे बर्निंग ट्रेन की। अच्छा, कई हफ्तों में ऐसा करा। हाँ, तो दोनों की मेकअप में बहुत अंतर होता था। हाँ, दोनों अंतर तो होता दोनों था। कैसे आप याद रखते थे सारी चीजें? हाँ, वो तो सब याद हो जाती साहब, तो कि क्या गेटअप है, किसका क्या मेकअप है, वो सब याद हो जाता है। मेकअप कर सब चीज़ याद है, इसमें कौन सा मेकअप है, इसमें कौन सा मेकअप है, इसमें कौन सा गेटअप है, सब याद हो जाता है। तो एक चीज और है, पहले एक फिल्म के बनने में 3 से 4 साल लग जाते थे, टुकड़े टुकड़े में फिल्म बनती थी। आज तो क्या है कि लगातार 40 दिन 50 दिन शूट होकर बनती है, और उस बीच में आर्टिस्ट भी दूसरी फिल्में करता था, आप भी कई जगह काम करते थे, तो वो सारी तो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती थी? वो सब क्या होता था ना, हमें पता चलता था कि अभी ये 3 साल बाद शूटिंग हो रही है, तो हम एल्बम होते थे ना हम सब। अच्छा। तो वो एल्बम पहले, अभी तो शायद एल्बम नहीं होते, तो वो हम वो देख लेते थे एल्बम, जहाँ इसका ये गेटअप ये नहीं आता, तो फिर वो जो पहले बनती ना 3-3 साल, वो जैसे आज 4 दिन शूटिंग कर ली, फिर 6 महीने बाद दिन शूटिंग कर ली, वो अपने मूड से शूटिंग करते थे। वो ऐसे शूटिंग करते थे, वो एक फिल्म को फिल्म बना के शूटिंग करते थे, अपने मूड से शूटिंग करते थे। तो आज के क्या एक बिजनेस की तरह शूटिंग करते हैं, तो पहले ऐसा नहीं करते थे, अपने मूड से, अपने प्यार से, अपने स्टाइल से शूटिंग करते थे। यार ये चाहिए तो
सर्दी के मौसम में मुझे चाहिए था, तो सर्दी में शूटिंग करेंगे हम। हाँ। हाँ, तो वो उसमें करते सर्दी में। अभी तो कुछ नहीं, सर्दी गर्मी सब चलने लगे थे सर। ऐसा जब आप बम्बई में इंडोर शूटिंग होती है तो मेकअप मैन के लिए भी मेकअप रूम हुआ करता है, आउटडोर में सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती थी? नहीं, आउटडोर में क्या होता है ना कि वो लोग टेंट लगा देते थे हमारे लिए, अच्छा। उसके अंदर हम लोग कर देते थे मेकअप वगैरह। अभी तो वैन आ गई है, वेनिटी वैन। हाँ। पहले कोई वेनिटी वैन थी ना, एनिटी वैन थी। हमने बड़े बड़े आर्टिस्टों का जूह बीच के ऊपर मेकअप करा, बोलिए नीतू जी का, सबका जूह बीच के मेकअप करा। ना कोई सिक्योरिटी होते थे, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मतलब अभी तो आप याराने के अंदर मेकअप करते थे हम लोग। मतलब फिल्म सिटी में बेड के बीच में वहाँ मेकअप चल जाए तो कोई की हिम्मत नहीं आ जाए। और आज तो उनके साथ पूरी वैन चलती है, पहले वैन आती है कि काम कोई है तो नहीं, तो कोई क्या, पहले कोई ऐसी नहीं थे सर। पहले एकदम हालात था, पहले का दिन बहुत अच्छे थे। ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई हाया थी, ना कोई राइटर थी। अब तो आप मिल नहीं सकते हो। हाँ। अब तो आप मिल, अब अक्षय ने हमारे साथ पहली फिल्म करी थी डांसर, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक। आज हम अक्षय से नहीं मिल सकते, बोल रहा। बल्कि अमिताभ के साथ मैंने करीब 25-15 पिक्चरें करी हैं मैंने नीतू जी के साथ। अमिताभ से नहीं हम मिल सकते थे, तब के अमिताभ के हमारे अच्छे होते ताल्लुक, नहीं मिल सकते जाके। तो अब इतना चेंजिंग आ गया पहले टाइम में, जो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अभी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि आप मिल ही नहीं सकते हो। तो अमिताभ बच्चन से जब कौन कौन सी फिल्में की थी, क्या था वो? काफ़ी, मतलब उनके साथ मैंने नीतू जी के साथ काम करा उन्होंने, जैसे कसम वादे, याराना, काला पत्थर, और काफ़ी पिक्चरें करी। अच्छा। अमिताभ बच्चन के काम करने का तरीका बाकी कलाकारों से अलग था और उनका जो बिहेवियर होता था वो बहुत ही अलग होता था लोगों के साथ। ये बहुत अच्छे इंसान थे, टाइम के पंचोट आदमी थे वो। बराबर टाइम से पहले आते थे हमेशा। सेट पे मेरे हमेशा देखा, हम लोग हमारे लोग बाद में पूछने जो पहले आते थे, हमेशा देखा। उनका काम करने का तरीका बहुत प्यारा था, ज़्यादा कोई बात नहीं करते थे किसी से, अपने काम से काम करते। मतलब सारे आर्टिस्ट, मतलब जो पुराने आर्टिस्ट जैसे देखे, वो काम को बहुत महत्व देते थे और टाइम को महत्व देते थे। अभी तो टाइम के पंचोटी नहीं है उससे। मतलब जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं वो टाइम से आ जाते थे और टाइम से जाते थे, ये नहीं कि सब जब चाहो चले आ रहा है सब। अमिताभ बच्चन के साथ कभी आपकी कोई बातचीत हुई हो जो आपको हमेशा याद रहे? नहीं, बातचीत तो काफ़ी हुई है। मतलब याराने के अंदर हम मतलब कलकत्ता में गए थे, तो वहाँ तो हमारी अक्सर बातचीत हुआ करती थी अपने बंद के बारे में। वो बोलते थे कि यार, मैंने कहा सर आप बेहतरीन आर्टिस्ट हो। बोला बेहतरीन आर्टिस्ट कहाँ है? बोला तो ऊपर वाले ने हमको बना रखा है बेहतरीन आर्टिस्ट। वो कभी अपनी तारीफ कभी नहीं करते थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल के तो आदमी ऐसे भूल जाते हैं, वो कभी नहीं भूलते थे। अगर उनकी तारीफ भी करो साहब, आप क्या है, ऊपर वाला सब जो करवा रहा है वो हम कर रहे हैं, ऐसा उससे बोलते। मतलब आजकल के लोग अपनी तारीफ नहीं करो तो आपसे गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि तुम हमारी तारीफ भी नहीं करी, हम इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ, ये होता है, ये कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब पहले के आर्टिस्ट में, अभी के आर्टिस्ट में ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले के आर्टिस्ट काम को काम समझते थे, काम को पूछते थे, काम को इबादत समझते थे। सही बात। नीतू सिंह के बाद आपने किसके साथ एज ए पर्सनल मेकअप मैन काम किया? जी, विजेंद्र, एक आर्टिस्ट हुआ करते, बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, मतलब विजेंद्र घाट के। उनके साथ मैंने काफ़ी काम करा। उनके साथ करीब मैंने 30-40 पिक्चर करी। वो इंदौर के महाराजा से बिलोंग करते। उनके साथ काफ़ी पिक्चर, मतलब कसम वादे, चिच्चोर और काफ़ी फिल्में करी उनके साथ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनके साथ करीब 4-5 साल काम किया। अच्छा। अभी तो खैर इंडस्ट्री से छोड़ के चले गए इंडस्ट्री, नहीं तो पहले वो बहुत काफ़ी फिल्में थी उनके पास, एज ए हीरो, एज ए विलन, सत्ता भी उन्होंने करी। और उन्होंने एक पिक्चर फिल्म बहुत अच्छी थी, वो मैंने उनके साथ करी थी, प्रेम रोग। अच्छा। राज कपूर के साथ। और आपने वो देखी होगी अपने फिल्म? देखी भी है। उसमें उनका कितना प्यारा रोल था, वो भी मैंने उनके साथ करी। और काफ़ी पिक्चर उनके साथ करी, अच्छी। और हाँ, रजिया सुल्ताना उनके साथ करी मैंने पूरी फिल्म, कमरा बना थी, उसके अंदर था दुनिया बने थे वो। तो शायद आपको ये देखिए आपने फिल्म को, रजिया सुल्ताना देखिए। उनका एक मेन कैरेक्टर था अल्तुनिया का, तो वो मैंने उनके साथ करी और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी वो। तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, हमारी उनकी दोस्ती थी और आज भी दोस्ती है हमारी उनकी। अभी तो फिल्म नहीं करते हैं, मतलब इंदौर रहते हैं, इंदौर चले गए। तो इतनी फिल्में आपने उनके साथ की, रजिया सुल्तान के साथ किया, कोई घटनाएं हैं आपके मेकअप को लेकर के या और भी कोई चीज़ें हों? हाँ, एक घटना है कि
राजस्थान में टोक के अंदर शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर सबकी दाढ़ी बनाई गई थी। वो क्योंकि भाई 1000 दाढ़ी लेके गए थे उनके लिए। जो कैरेक्टर था ना वहाँ पर, जो जंग का वार का सीन कर रहा था, तो वहाँ के मेकअप मैन भी 25-30 गए थे। और मैंने बोला था, मैंने कहा भाई भैया दाढ़ी तो संभाल के रखना, जिनके दाढ़ी लगती वो लेके भाग जाते थे। पहले दिन 3000, दूसरे दिन 500 ही रहेगी। अरे बोले दादा अब मैंने कहा ये क्या हुआ सर, मैं तो पसंद था मेकअप में। तो बोला यार दादा ये क्या करूँ वैसे मेकअप में। बोले मैंने कहा आप क्या हो, तो बोला सर ये तो दाढ़ी तो चोरी करके ले गए। बोला आप एक काम करो, जिनकी दाढ़ी उनको आगे रखो, जिनकी नहीं उनको पीछे रखो। मैंने बोला अब तैयारी रखना। और फिर तीसरे दिन तो वो 250 रह गई। जिनकी जो दाढ़ी लगती वो लेकर भाग जाते थे। आउटडोर में था ना, तो कहीं से भी नहीं निकल जाते थे। फिर भैया हम जो वहाँ जो लेके आया था ना आदमी, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा उसको बुला, मैंने भाई वो तुम्हारे लोग दाढ़ी ले गए, अब तो दाढ़ी लगाने को नहीं है। मैंने कहा कमाल साहब तो सबकी पेंट बजा देंगे। तो वो सबको इकट्ठी करके करीब 300-400 दाढ़ी लेके आया था। तो वो घटना भी अजीब थी, जो आया दाढ़ी लेके भाग गया। कमाल अमरोही के साथ काम करने का क्या अनुभव है आपके? ऐसा अनुभव ये कि बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े सुकून वाले इंसान थे। उनका शॉट एकदम सुकून से होता था, और दिन में 2 शॉट हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। उनको परफेक्शन चाहिए था कि साहब मेरे को ये चाहिए तो ये चाहिए, उनका नहीं। ये सिलाई है ना, तो आप चलोगे तो ये आपकी अचकन पे पड़ रहा है, इधर उधर हिलेगा, नहीं हिलेगा तो नहीं मज़ा नहीं आ रहा। अरे भाई उसको बुलाओ, ड्रेस जैसे बनाया, मुझे ये चाहिए कि ये इसका पड़ रहा है, इधर उधर हिलेगा, अब चले फेंका भी शूटिंग। अब वो आ रहा है बन के पड़ रहा है, पर उनको परफेक्शन चाहिए था। जो उन्हें चाहिए वही चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो। और वो हर एक का मेकअप चेक करते थे, बड़ी अफसोस की बात हुई है। हाँ, और दुनिया की दाढ़ी वाड़ी थी उसके अंदर, वो था आते थे, हाँ भाई सर भाई मेकअप हो गया सर, मेरा सर सुनो वो यहाँ तिल नहीं लगाया आपने। मैंने कहा हाँ सर वो सेट पे नहीं, आप भूल जाओगे। ये कितना वो है आप अभी कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता ना, तभी फिल्में अच्छी बनती थी। अभी तो कोई इतनी परफेक्शन चाहेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, उन्हें कोई किसी को वो है इसमें। और आप ये अच्छा भी जानता था, अभी मेकअप कर दिया, इनका काम 6 घंटे बाद आएगा, मुझे पता था, लेकिन मेकअप करवाना उनका। हाँ, अब तब तक वो दाढ़ी निकल भी जाती थी उनकी, और दाढ़ी कब तक चलेगी, गम से लगती है। हाँ, सही बात है। हाँ, और मुझे सब पता था कि लेकिन नहीं करो तो आके खड़े हो जाते थे, मेकअप क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो हम कर देते थे। और बेचारे आर्टिस्ट भी बहुत बोलता था, बोलता था यार मुझसे अब यार 6 घंटे परेशान होंगे। मेरे बाबा वो तो अभी आके खड़े हो जाएंगे। बोला हाँ यार लगा दे। बोला कच्ची नहीं लगा सकता, वो तो चेक करते हैं आके ऐसे हाथ लगा के। बोला अगर ऐसी लगा दो ना फिर 6 घंटे बाद ठीक कर दे। नहीं वो आते थे, देखते थे, क्या तुमने दाढ़ी आज अच्छी नहीं लगाई? अरे लो अब उनको अब क्या बताएं साहब, जब शॉर्ट होगा तो अच्छी कर देंगे। नहीं वो तो पहले से ही आर्टिस्ट। तो फिर 6 घंटे में जब शॉर्ट होता था, आधे घंटे पहले आदमी था शॉर्ट तैयार है आ जाइए आप, तो फिर दाढ़ी उनकी फर्स्ट क्लास सीख करके फिर लेके आया था। फिर भी वो आके नहीं देखते थे। हाँ बोलो अभी कोई है था, कोई अभी कोई है ना? नहीं है कोई। पर एक कैरेक्टर को जो होता था ना कैरेक्टर उनके, उसको इतना बारीकी से वो चेंज करते थे और देखते थे कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं यार कुछ गड़बड़ है, कल में कुछ फर्क आ रहा है। अब वो लोग उनको कितनी वो थी, कल में और आज में फर्क आ रहा है, ये ताजुब बात सही बात और सही बात थी। एक दिन क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट थी, तो ये पॉइंट होता है दाढ़ी का ना, तो पॉइंट थोड़ा हट गया था इधर। हाँ समझ 20 का ये होता है ना, पॉइंट थोड़ा हट गया था। आए मतलब शॉर्ट के बाद बोले अरे भाई इनका मेकअप आज किसने करा? मैं तो उनके साथ था, मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा सर क्या हुआ? इधर आओ मतलब भाई ये आज दाढ़ी गड़बड़ लगी ना कुछ। वो मैंने कहा बुड्ढे ने क्या पकड़ी इतनी सी बात यार। तो सही बात थी, वो दाढ़ी थोड़ी सी इधर हिल गई थी, थोड़ी सी मतलब एक सूट। बोले है ना कहीं गड़बड़ है? अब मैं किससे झूठ? मैंने हाँ सर गड़बड़ है क्या? मैंने कहा हाँ चलो अब तुम ही सही कर दो। मेरा सर ये बैठेंगे, ये दाढ़ी उतारी जाएगी, धुलाई जाएगी दाढ़ी की, धोके साफ करेंगे फिर लगाइए। हाँ हाँ लगाओ कोई बात नहीं, 2 घंटे लगाओ। बोलो बताइए। बोलो तो साहब वो दाढ़ी मैंने निकाली, बोला तुम ही लगाओ। मैं बोले मेरे को उनको बहुत भरोसा, तुम ही लगा। मैंने धो दा, उनके और भी आगे मेकअप में 25-30 से मेकअप में। मैंने कहा चलो दाढ़ी दो। दाढ़ी मैंने तो किसने लगाई थी दाढ़ी है, वो भी कोई नया था बेचारा। बोला दादा मैंने तुझे पैंट बना सीखने का तुझे पता है कि कैसे आगे देखते हैं।
फिर वो पॉइंट सीख करा बोला, हाँ अब परफेक्ट है, अब बोलो अभी क्या बोलोगे। आज के तो कोई पहचान नहीं सकते कि दाढ़ी उल्टी लगी कि सीधी लगी है। आपको मतलब कमाल साहब तो बहुत ही परफेक्ट इंसान थे और बहुत मतलब उनको ऐसी फिल्म बनाने के हक था। वो काम गड़बड़ नहीं करते थे, आराम से 2-3 शॉट हो गए तो हो गया पिकअप, लाइट हो रही है, ये हो रहा है, बैठा हुआ आराम से, फिर हाँ भाई आए भैया, फिर सबको ऐसे करके देखेंगे। वो फिर पहले वो तो थे ना, मॉनिटर वगैरह नहीं थे ना पहले, सबको देखेंगे ऐसे, फिर तुम्हारी मुँह से निकल रही है, अरे बाप रे बाप, बोलो ये ताज्जुब वाली बात है। आप 50 आदमी के बीच में वो एक आदमी बोले तुम्हारी मुँह से निकल रही है, मैं कहा मैं नहीं पूछ रहा, अब बोलो अभी क्या बोलोगे आप। नजर बहुत तेज होती है। हाँ मैं तो अपना सर पकड़ लेता, मेरे को इतना डर लगता था कि यार मुझे नहीं बोले कि दाढ़ी खराब लगाई यार। मैं पूरी पिक्चर में डरता करता, मैं बोलता था, मतलब वो थे ना विजेंद्र घाट को बोलता था बाबा, मैंने कहा बाबा कभी तो मेरी बेइज्जती मत करवा देना, तुम सोया तो दाढ़ी लगा, अरे मुझसे तो 6 घंटे यार, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा बोला तुम दाढ़ी निकालता नहीं है, मैंने कहा दाढ़ी नहीं निकालता, कभी वो आ जाएंगे तो बोलेंगे दाढ़ी क्यों निकाली तुमने, तो कौन सुनेगा बात उनकी। बोला ठीक है, तो वो सो जाते थे, दाढ़ी इधर उधर हो जाती थी सब, हाँ फिर उठ के बैठ जाते थे, कोई चाय पी रहे उसी से सब खा रहे हैं, अब क्या करें वो। तो फिर मतलब शॉट तैयार होता था आधे घंटे पहले, साहब आप शॉट तैयार है, तैयार हो जाएंगे, फिर मैं उनके सब फंसकरा जाता था, बिल्कुल सही होता। हाँ और सेट पे आते थे तो तब भी फिर वो यूँ करके देख देते, और मैंने कहा देख रहे हैं यार क्या हो रहा। बोले इधर आओ, मैंने क्या हुआ, ये दाढ़ी तुम जब सुबह लगाते हो ये ऐसी लगी रहती है कि तुम बाद में कोई कारस्तानी करते हो। मैंने कारस्तानी करना पड़ती है, 6 घंटे बाद तो दाढ़ी हिल जाती है। बोले हाँ सही सही। अब तो करनी पड़ेगी ना, बिना उसके तो भाई पसीना से ना आएगा तो गम तो निकल जाता है सब। और फिर आदमी खाएगा पिएगा साहब, हाँ मुँह भी चलाएगा, वो तो वो नहीं होना उसकी बात नहीं। तो साहब ऐसे थे, मैंने डायरेक्टर के साथ काम करा और बड़े बड़े प्यारे डायरेक्टर के साथ काम करा, जो अभी वो डायरेक्टर नहीं है साहब। आपके अंदाज में है वो डायरेक्टर अभी कोई नहीं। इतना परफेक्शन, इतना वो, इतना मुजफ्फरी है अभी, वो भी बड़ा परफेक्शन रखते हैं मुजफ्फरी, अरे वो भी लेकिन आजकल वो काम बहुत कम कर रहे हैं ना, फिर हाँ काम कम कर रहे हैं वो ना, वो ऐसी वैसी फिल्में कर भी नहीं सकते ना, मुझे पता नहीं कर सकते। उनका काम करने का शायर ढंग है, वो आराम से काम करते हैं, कोई हाय हाय नहीं करते, कोई चिल्ला पकारी नहीं करते। अब लोग तो बोले साहब जल्दी, हाँ साहब आपने तो एक ही सीन करा, तो अब किसी की बात में थोड़ी सुनेंगे, एक ही सीन करा। आज तो चाहते हैं 4-5 सीन हो जाए, पूरी पिक्चर ही आज बन जाए, तो ऐसे कैसे होएगा। अच्छी चीज़ जल्दी नहीं होती, तो आप जानते हो अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, वो होता है। और किन कलाकारों के साथ आपने काम किया? अब अक्षय के साथ भी काम करा हमने। अच्छा। अक्षय की पहली फिल्म हमने करी डांसर करी, तो वो हमसे पूछता था भाई मैं आर्टिस्ट बनूंगा, तो ये मैं इनको ले गया था एक दिन मतलब शूटिंग की बनवारी बीबी को, तो बीबी से पूछा, तो बीबी हमारी बोली कि तुम तो वैसे ही आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे, तो आज इतना बड़ा आर्टिस्ट बने। तो आज बोलता है भाई भाभी ने बोला था हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, आर्टिस्ट बने, आज भी बड़े ताल्लुक आते उसको। मैंने कहा जिसको खुदा ने बना दिया तो पब्लिक क्यों नहीं वो करेंगे। मतलब आरके के अंदर सेट लगा था, आरके में ले गया था बेचारा, मतलब सेट छोड़ के इनसे मिलने आया। हाँ ऐसा नहीं कि साहब मैंने कहा मेरे भी बच्चे हैं तो आया, तो कुर्सी खुद खड़ा रहा, इनको कुर्सी बिठाया, बातचीत करी, तो ये आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन आपको नहीं था अक्षय कुमार में अब वो बिहेवियर नहीं रह गया? हाँ देखो साहब क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, हर सदी के अंदर चेंज होती है, ये तो आप भी जानते हैं। आदमी जब शुरू आता है तो उसको अपना खड़ा होने के लिए, जमने के लिए उसका वो जो नेचर होता है और कुछ होता है, फिर जब बढ़ता रहता है उसका नेचर भी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इस तरह से होता है। कोई उनका कसूर नहीं है, सभी वक्त के साथ साथ सब चेंज होते रहते हैं। आपको 46 साल के करियर में 50 साल के मेकअप मैन के करियर में कभी आपको ये एहसास हुआ कि अरे इस कलाकार के बारे में मैंने क्या सोचा था और ये क्या से क्या निकला? नहीं साहब, मैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने धर्मेंद्र जी के साथ भी काम करा, लोग बोलते धर्मेंद्र जी बहुत गुस्से वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके साथ 2-3 पिक्चर करी, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े हंसमुख थे, बड़े हंसाते थे। देखो साहब आप अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है ना, तो सब अच्छा है। अगर आप अच्छे नहीं, आपका काम अच्छा नहीं, तो आपको आप टाइम के पंचर हैं, आपका काम अच्छा है, आदत अच्छी है, तो आपको सब प्यार करेंगे। और मैं टाइम का बड़ा पंचर हूँ, हमेशा शूटिंग को टाइम से पहले पहुँचता हूँ, और आज तक कभी कोई बदतमीजी नहीं करी किसी के साथ भी, और कभी शराब फराब जुआ हुआ ऐसा कोई मेरा शौक नहीं है आज तक। इतने 50 साल हुए कभी नहीं करा। तमाम आउटडोर दुनिया के आउटडोर है, कभी कुछ नहीं करा।
मतलब हर आर्टिस्ट देखता है कि भी टेक्नीशियन कैसा है मेरा, उसी के साथ उसका व्यवहार होता है। अगर आप अच्छे हैं तो हर आदमी अच्छा होगा, ये तो सही बात है ना। बिल्कुल सही। अगर आप खराब हैं, आप बदतमीज हैं, तो सामने वाला क्या आपकी बात सुनेगा भाई? कोई नहीं सुनेगा। 50 साल करियर में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको काम की प्रशंसा की होगी किसी ने, हाँ। या कुछ अवार्ड मिले होंगे, उनके बारे में बताएं। हाँ, अभी मेरे को एक बड़ा अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और बाकी सभी ने मेरी तारीफ करी, काम किया आज तक, वो करते आ रहे हैं, और उनमें आज भी काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल अभी आप? अभी एक फिल्म बनने वाली है मलखान सिंह की बायोग्राफी के ऊपर। अच्छा। डाकू मलखान सिंह, वो मैं करने वाला हूँ। उस पर सब तैयारी चल रही है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, कि कैसा गेटअप होगा, कैसा मेकअप होगा। हम लोग जाके मलखान सिंह से मिल के आए। अच्छा। हाँ, ग्वालियर गए थे, हमारा फोटो है मेरे पास में, आपको उनके दूंगा। उसका क्या गेटअप था, कैसा गेटअप था, उससे बात करी, सवाल करे कि था आप जवानी में कैसे थे, फोटो दिखाई जवानी में ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूँ, सारा सब कुछ। तो अब जो आर्टिस्ट करेगा, रवि हुड्डा को सोच रहे हैं उसके अंदर, तो उसका गेटअप ऐसे ही करना पड़ेगा हमारे। सही बात। तो वो पूरी तैयारी पहले से करते हैं हम कि हाँ भाई ये गेटअप इसका ऐसा ऐसा, उसकी कैसे मूछें थी, उसकी कैसे बाल थे, कैसे सब कुछ। 50 साल में मेकअप मैन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं? सब पहले जो मोहब्बत थी, प्यार थी, वो प्यार कम हो गया। और पहले मेकअप मैन की बहुत इज्जत मोहब्बत करते थे। मेकअप मैन की पाँव छूते थे पहले, कैंसिंग वगैरह बड़े आर्टिस्ट थे, पाँव छू के फिर मेकअप कराते थे। अब वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, वो बात नहीं। जो पुराने आर्टिस्टों को इज्जत करते हुए भी नए आ रहे हैं, वो नहीं समझ पाते इस कल्चर को। जो अपना कल्चर था ना पुराना वाला, वो नहीं समझ पाते। पहले का कल्चर ऐसा था कि मेकअप मैन की इज्जत करी जाती थी, मेकअप मैन को मोहब्बत दी जाती थी, उनके पाँव छू जाते थे मेकअप करने से, बड़े बड़े पाँव छूते थे। वो कैंसिंग साहब थे, कैंसिंग है, वो तो हमेशा 11 रुपये देते थे, 5 छू के 11 रुपये देते थे। शायद मैंने काम था तो पहले का आर्टिस्ट, और मतलब पेपरान साहब भी ऐसे करके उनके साथ बहुत काम करा। और वो भी जब पैकअप हो जाता था 100 रुपये 50 रुपये जैसे प्यार से मतलब देते रहते हाथ के। तो वो आर्टिस्ट, वो भी आर्टिस्ट नहीं रहे अपना। हर कलाकार के अंदर उसको पता होता है कि भाई मेरा चेहरे का कौन सा भाग खराब है। हाँ, तो खुद ही मेकअप मैन को बता देता है भाई देखो इसको इस तरह से करना है। वैसे तो हम समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से बताते थे, दादा देखो मेरी नाक मोटी है, हाँ। इसकी शॉर्ट करना, दादा ये मेरा जबड़ा ना बहुत बड़ा है, इसको फिर मेरा वो कर दें। तो हम भी वैसे ही पहचान जाते हैं आदमी की मेकअप। मैंने तो मतलब लगे थे कि क्या खराबी है, क्या कर, दादा मेरी आँख बहुत छोटी छोटी है, तो उसमें क्या करने का, तो उसकी आँख थोड़ी लगे बड़ी हुई, उसमें थोड़ा काजल वाजल का सब लगा देते। तो हम भी पहचान लेते हैं, वो भी हमें बता देता दादा हमारी ये देखो हमारा दादा ये नाक मोटी है। और होती है तमाम हीरो भी बता देती दादा मेरी आँख शॉर्ट कर देना। लेकिन आजकल ये लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, तो इससे वास्तव में चेहरा कितना बदलता है, या मेकअप के समय कितनी समस्याएं आती हैं? देखिए ये तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कितना बदलता है, लेकिन सुनते हैं करा लेते हैं, लेकिन मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं कि मैंने ये देखा हो कि मेकअप मेरा अपना करा था। सुनते हैं बड़े बड़े लोग करा लेते हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। प्लास्टिक सर्जरी, हाँ प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद भी उनको मेकअप करना पड़ता था। वो अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाए नहीं कि मेकअप नहीं करेंगे, तब भी उनको मेकअप करना पड़ता है। कैमरे के सामने आने से पहले आपको मेकअप ज़रूरी है, या आप में कमियाँ हैं खामियाँ वो तो दूर करनी पड़ेंगी। बगैर मेकअप इज पॉलिश है मेकअप। हाँ पॉलिश है। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को चमकाओगे नहीं तो वो आपको खुदरा खुदरा रहेगा, ख़राब रहेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे। आप किसी चीज़ को चमका के अच्छी तरह से सजा के पेश करोगे तो लोग वाह क्या बात है अच्छी है, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, लोग देखेंगे। और अगर ऐसी ऊबड़ खाबड़ पेश कर दो, अरे यार खराब नहीं कैसा लगा, कैसा करेंगे। चलिए एक चीज़ मुझे बताइए कि 50 साल में आपने ऐसी कौन सी बात सीखी जो कि हर मेकअप मैन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? साहब मैंने 50 साल में एक ही सीखा, आप टाइम के पंचोड़ होना चाहिए, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, और आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, एक अच्छे दिल के इंसान होने चाहिए। मेकअप मैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये सब बातें नहीं है ना तो आप मेकअप मैन अच्छे नहीं बन सकते। ये मैंने सीखा। मैं सबको ये बोलूँगा कि अच्छे इंसान बनो। टाइम इज़ अ मनी। टाइम बहुत मतलब मायने रखता है। अगर आप काम में 19-20 हो ना, लोग संभाल लेंगे आपको अगर आप टाइम के परफेक्ट हैं। अगर आप काम में कितने भी अच्छे हो और आप टाइम के परफेक्ट नहीं तो कोई नहीं संभालेगा। आप कितने अच्छे भी हो नहीं संभालेगा। इसलिए टाइम का परफेक्ट होना, पंचोट होना सबसे ज़रूरी है। 50 साल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर कई एसोसिएशन बनी,
मेकअप मैन की भी सिचुएशन नहीं बनी, क्या इनसे मेकअप मैन को फायदा हुआ या नहीं हुआ, या आपके साथ कभी कोई समस्या आई तो किसी ने मदद की? कि देखिए साहब, मेरे को तो कोई सी समस्या आई नहीं, ना मैंने कभी कोई मांगा, लेकिन जो हमारी यूनियन है मेकअप मैन बहुत अच्छी है। वो जो बेचारे गरीब होते हैं उनके लिए पढ़ाई का पैसा देती है, उनकी दवा दारू का देती है, सब करती है। ऐसी बात है, हमारी जो यूनियन है मेकअप यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबकी मदद है। सर हमने तो कभी मदद नहीं मांगी, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं मिली। जो बेचारे गरीब मेकअप मैन है, गरीब लोग स्कूल की फीस भी देती है बच्चों के लिए उनके। और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी दवा दारू का बिल भी देती है। अच्छी है हमारी, बहुत अच्छी। अंत में आप एक मेकअप मैन को क्या संदेश देंगे कि क्या उसे करना चाहिए? तो उसको यही करना चाहिए कि वो एक टाइम का पंचुअल रहे, अपने काम में परफेक्ट रहे और जितना हो सके सबसे प्यार मोहब्बत से रहे। प्यार मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है इंसान को आगे बढ़ाती है। सही बात। अगर आप में प्यार मोहब्बत नहीं, अपनापन नहीं, तो आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। आप अच्छे हो ना तो लोग आपको पूछेंगे आते, अरे वो दादा है, दादा कहाँ है, आपको पूछेंगे। अब जैसे मैं हूँ, मैं आती कोई भी आर्टिस्ट, अरे मुझसे दादा आए, कहाँ है दादा, आए ना, हाँ वैसे पूछते हैं कि आए कि नहीं आए, वो सोचते हैं कि नहीं आए, रखने कि नहीं आए वो तो ये वैसी बात है, ये है। और बस अंत में ये बोलूँ कि हर मेकअप मैन को एक कंट्रोल होना चाहिए टाइम का और अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, तो ज़रूर तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। अब बस मेरे दो बेटे हैं, दोनों बाहर काम करते हैं और मेरी बहू है प्यारी सी शर्मी, और एक मेरा पोता है प्यारा सा, और एक बेटी की शादी नहीं करी, वो भी शादी जल्दी कर दूँगा। तो बेटे क्या कर रहे हैं? दोनों बेटे बहुत कंपनी के अंदर हैं, बड़ी कंपनी के अंदर बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर है। एक तो CEO है और एक ही मैनेजर। अरे वाह, बहुत अच्छा, बधाई। तो ये मेरा छोटा जो बड़ा बेटा मुजफ्फर बहुत अच्छा गाना गाता था, उसने एक दो फिल्म में गाना गाया। अरे हाँ, प्यार की मिस कॉल में गाना गाया, गाना हिट है, लेकिन वो इंजीनियर MBA थे तो उनको अच्छी नौकरी भी नहीं। बेटा ये तो अपने घर का काम है, तो नौकरी करो। आज मैं नौकरी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपको कमा रहे हैं, खुश हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं तो वो चाहता तो मैं उनको ये भी लगता काम, लेकिन नहीं, मुझे पता है अभी वो बात नहीं थी जो पहले थी। अब हमने तो कर लिया अपना टाइम, मतलब पूरा कर लिया। इतना लंबा टाइम तो कोई कर नहीं पाएगा, 50 साल कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, मुश्किल। आज तक का उद्देश्य मेरे को मिला नहीं। अगर एडिशन बोला दादा कोई भी 35-40 साल से ज़्यादा कोई नहीं टिप पाया, चला गया वो तुम 50 साल इंडस्ट्री में तुम करते करते काम हो गया, और आज भी काम करता हूँ। सही बात। आज भी काम करता हूँ, छोटी मोटी अभी भी शूटिंग करके आया था, गुजर के सब करता रहता हूँ, सीरियल मीडिया जो भी होता है। काम छोटा हो बड़ा हो, काम काम तो काम ही होता है। सही बात। मैं भी ये नहीं लगता कि साहब काम छोटा, काम के साथ ये काम है, काम कर। और लोग मेरे को बहुत फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत भी नहीं खड़ा होने की करने की। लेकिन जो मेरे खास लोग हैं उनके लिए मैं जाता हूँ। बस ये दुआ करो कि मैं काम करते करते रहूँ, मरूँ, बस ये मेरी दुआ है। अरे सब अच्छा ही होता है, जो लोग अच्छे होते हैं सर हमेशा अच्छा होता है। और बस अंत में यही कहूँगा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे हैं तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इससे अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, पैसा इज्जत शोहरत सब जान मिलती है अगर आप अच्छे हैं तो। अगर आप ही अच्छे नहीं तो फिर आप कहीं भी जाओगे, आपको मतलब कोई जगह नहीं है आपके लिए, भगवान के पास भी जगह नहीं है आपके लिए। नहीं। अगर आप अच्छे नहीं, आप अच्छे हो तो आपकी हर जगह जगह है। सैयद मुशर्रफ साहब, फिल्मी संगम से साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।